सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। और जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने जो मूल अधिकार हैं उनका क्या प्रयोग है, वो क्यों लिए गए, कहाँ से लिए गए, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और आज अपन जो बात करेंगे वो मूल अधिकारों की बात करेंगे। भाई कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान था उसमें तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार बाद में हटा दिया गया जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है उनकी संख्या है 6। कितनी है? 6। और जो अपन पहला जो मूल अधिकार है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो यानी पहला जो मूल अधिकार है वो है हमारा क्या? समानता का मूल अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या है इनके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि समानता का जो मूल अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है अनुच्छेद, कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहाँ तक है? 18 तक। ठीक है, तो आज अपन बात यहीं तक करेंगे। 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है उनके बारे में ही अच्छे से समझेंगे कि भाई किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, तो जो पहला अनुच्छेद है यानी जो अनुच्छेद नंबर 14 है उसमें क्या है, तो ध्यान देना कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो पहले तो एक चीज समझो कि मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ बताया था क्या, कि व्यक्ति और किसके बारे में? नागरिक के बारे में। तो नागरिक कहीं भी शब्द आता है तो वो किससे संबंधित होगा? वो केवल भारतीयों से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? केवल भारतीयों से। लेकिन कहीं भी अगर व्यक्ति शब्द आता है, क्या आता है? व्यक्ति शब्द अगर कहीं पे भी आता है तो वो किससे संबंधित होगा? वो उसमें भारतीय भी होंगे प्लस विदेशी भी होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और नागरिक शब्द का प्रयोग होगा इसलिए मैंने सोचा एक बार और आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 14 में कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि कौन कौन आ गया उसमें? भारतीय भी आ गए और विदेशी भी आ गए। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। यानी कि इनके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि सभी को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है और कानून के समान संरक्षण भी प्राप्त है। अब इस चीज से आप समझे क्या कि भाई कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या होता है? जैसे समझो, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ट्रेन में टिकट करवा रहे हो एसी का, तो अमीर आदमी वो तो आसानी से करवा लेगा, लेकिन क्या गरीब आदमी करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा ना। तो वो क्या करेगा? तो क्या ये चीज़ कह सकता है सरकार से कि भाई मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए आप टिकट कम कर दो? कह सकता है क्या? अगर कहेगा तो सरकार क्या आंसर देगी कि भाई सरकार की नज़र में, यानी कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब क्या है? समान है एक तरह से। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। लेकिन अब बात करें भाई कानून के समान संरक्षण से क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा? तो ध्यान देना इस चीज के लिए भी कि भाई गरीब है अमीर है, एक बड़ा आदमी है एक छोटा आदमी है, उनको भाई स्तर है गरीब आदमी को, उसका भी स्तर कैसे हम ऊपर लाया जा सके, इसके संदर्भ में जो सरकार है वो क्या करेगी? कुछ नियम कानून बनाएगी कि भाई जो गरीब आदमी है उसको भी ऊपर उठाया जा सके। उसके संदर्भ में वो क्या करेगी? कुछ योजनाएं चलाएंगी। तो इन सब के बारे में कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। यानी कि सरकार है उनके लिए कुछ ऐसा करे कि वो भी उनकी तरह अमीर आदमी हो जाए। ये काम कौन करेगी? सरकार। इस प्रकार से दो हमको ये समानताएं दी गई है। तो ध्यान रखना कि भाई जो कानून के समक्ष समानता ये हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो विदेशी स्रोत है उनमें अगर जिन्होंने क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि काफ़ी आसान ट्रिक से मैंने उन चीज़ों को समझा रखा है कि भाई ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो बात करें अब कानून के समक्ष समान संरक्षण की, तो ये कहाँ से लिया है हमने? तो ये लिया है हमने कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि भाई कानून समक्ष समानता का जो संरक्षण है, समान संरक्षण है, वो हमने कहाँ से लिया है? तो हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(1) की। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि जो अनुच्छेद 15 है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसके पॉइंट है। लेकिन अगर अपन बात करें पूरे की निचोड़ की, भाई इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 15 में किसका निचोड़ है? तो इसमें सामाजिक एवं जो आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं जो शैक्षणिक पिछड़ेपन है, इनसे संबंधित इसमें बातें की गई है। और अनुच्छेद जो 15(1) है इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है, अब ध्यान रखना, जब मैंने पढ़ाया था कि प्रत्येक नागरिक कौन कौन से अनुच्छेदों में आएगा, यानी प्रत्येक नागरिक नहीं, नागरिक शब्द किन किन अनुच्छेदों में आएगा, तो ये आएगा 15, फिर 16, फिर 19, फिर 29 और 30। इनमें किसकी बात करेंगे अपन? केवल नागरिक की बात करेंगे। और कोई सा भी अनुच्छेद होगा उनमें अपन व्यक्ति की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। 15, 16 और 29, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद है जिनमें अपन नागरिक की बात करते हैं। ठीक है,
तो जो नागरिक शब्द है इसी से आप समझ जाना कि नागरिक की बात हो रही है, तो यानी केवल भारतीय की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य क्या करेगी, राज्य सरकार है वो प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इनके आधार पर क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि जो राज्य है उसके संदर्भ में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अगर इन पांचों के अलावा कोई छठी चीज आती है और उसके खिलाफ अगर भेदभाव किया जा रहा है तो हम कहाँ नहीं जा सकते, तो हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। सिर्फ ये 5 चीजें हैं, इनके संबंध में अगर आपसे किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो। ठीक है, ये चीज कही गई अनुच्छेद 15(1) में। और अगर बात करें अपन अनुच्छेद 15(2) की, तो इसमें क्या कहा गया कि भाई ये 5 चीजें हैं, कौन कौन सी, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान, इनके आधार पर होटलों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल इन पर जाने से, इनमें प्रवेश करने से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कह सकते हैं अपन भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इन जगहों पर आप जा सकते हो, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, कोई भी आपको ऐसे नहीं कह सकता कि आप भाई इस जो मनोरंजन स्थल बना हुआ है यानी कि अपन पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका अधिकार है कि आप जा सकते हो वहाँ पर बिना किसी की रोक टोक के। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया 15(2) में। तो इसको अपन याद रखेंगे, ऐसे रख लेना कि अपन पार्क में जाते हैं, तो पार्क में जाते हैं तो कौन से अनुच्छेद का अपन प्रयोग करते हैं, 15(2) का। ठीक है, ऐसे याद रखा करो। आपको कभी भी ऐसे ना ये रटोगे तो आप याद नहीं होगा, लेकिन अपन कंटिन्यू जो कार्य करते हैं ना उनसे अपन रिलेटेड कर दें इनको तो अपन को याद रह जाएगी। आप जब भी पार्क में जाओ तो तुरंत याद करना कौन से अनुच्छेद अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, 15(2) का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद करना। अब बात करें अनुच्छेद 15(3) में, तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 15(3) की बात करने से पहले आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, लिंग। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 15(1) के अनुच्छेद में लिखा है कि भाई लिंग के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। क्या लिखा है कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या दे दिया, महिला दे दी, महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है 15(3) में। लेकिन ये कहा क्या क्या कहा है कि विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान, भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि महिला है और जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे रोडवेज बस हैं, गवर्नमेंट जो बसें हैं उनमें महिलाओं के लिए स्पेशल सीटें होती है, तो ये सब विशेष प्रावधान के अंतर्गत ही आता है और अनुच्छेद 15(3) में ऐसा लिखा गया है। तो ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, आप बस में बैठो तो आप देखते हो खिड़की पे लिखा हुआ होगा कि महिला हेतु आरक्षित लिखा हुआ होता है, तो आप तुरंत समझ जाना ये किस कौन से अनुच्छेद का है, ये 15(3) अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 15(4) की कि भाई अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा गया है। तो यहाँ से कुछ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या कुछ, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, इसका रीजन समझे क्यों लिखा है। तो ध्यान देना कि बड़े कोष्टक में जब भी मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो उसे समझना कि ये कहाँ से लिया है, कि भाई कोई संविधान संशोधन किया है उससे हमने ग्रहण किया है। यानी कि मूल संविधान में ये नहीं था, ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने कोई ना कोई संविधान संशोधन किया है उसके द्वारा लिया है। तो इससे क्या है कि अगर ये चीज़ समझ गए कि बड़ा कोष्टक का मतलब क्या है और छोटे कोष्टक का मतलब क्या है, तो आपका कई बार एक मतलब कितना भी कठिन क्वेश्चन हो वो भी आपका सही हो सकता है। वो कैसे, तो ध्यान देना, कभी कभी एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई 92वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है, और ऑप्शन में मिल जाए 3 ऑप्शन तो ऐसे मिल जाए और 1 ऑप्शन ऐसा मिल जाए, तो बताओ आप सही करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, सही करोगे कि नहीं करोगे। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा कि भाई छोटे कोष्टक का मतलब क्या है, बड़े कोष्टक का मतलब क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो जो 15 अनुच्छेद है 15(4) वो हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा लिया। और इसमें क्या लिया हमने कि भाई जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी कि कोई ऐसा वर्ग है जो शैक्षणिक और सामाजिक स्तर से नीचे है, यानी कि गरीब है और वो शिक्षा से भी वंचित है, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है कि विशेष प्रावधान कर सकती है कि उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए, ताकि जैसे अपन नहीं करते क्या गरीबों के लिए कभी कौन सी योजना चला दी, कभी क्या कर दिया, ये सब इसी अनुच्छेद के द्वारा अपन चलाते हैं। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 15(5) की, तो अनुच्छेद 15(5) में क्या है, तो ध्यान देना कि अनुच्छेद जो 15(5) है पहले तो कब लिया गया है, तो ये 93वां संविधान संशोधन
2005 था, उसके द्वारा हमने ग्रहण किया, संविधान में जोड़ा इसको। और इसमें क्या किया कि भाई SC ST ये तो है ही, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तो है ही, इसके अलावा SC व ST है, इसको भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। कहाँ पर? शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, ऐसे वर्ग को जो शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़ेपन से वंचित है ना, तो उनको क्या किया जाए? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। ये बात कही गई अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 15(6) की, तो ध्यान देना अनुच्छेद 15(6) में क्या किया गया कि भाई जो 103वां संविधान संशोधन 2019 हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या बात की गई कि आपको पता होगा, जब तक अपन ने बात की अनुच्छेद 15(5) तक, यहाँ पर किस आधार पर अपन बात कर रहे थे? तो अपन बात कर रहे थे सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर। किस आधार पर बात कर रहे थे? सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। कभी भी यहाँ पर आर्थिक आधार की बात नहीं कही गई। लेकिन जब हमने 103वां संविधान संशोधन 2019 किया, तो उसमें यही चीज ली क्या की कि भाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के को भी अपन क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान कर सकते हैं इसमें। यानी कि आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया कि भाई जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको अपने ही वर्ग में कितना? 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पर? शैक्षणिक संस्थानों में। कहाँ पर दिया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि भाई जो 10% आरक्षण है वो कब दिया गया? तो ये दिया गया 15(6) में। और आपके यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, आप क्या सोचते हो कि अभी ये जो आया 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें जनरल कास्ट को 10% आरक्षण दे दिया, क्या ये जनरल कास्ट के लिए है? स्पेशल जनरल कास्ट के लिए थोड़ी है, ये सभी के लिए है। चाहे ST का बंदा हो, चाहे SC का बंदा हो, चाहे OBC का बंदा हो, उसको अपने वर्ग में 10% आरक्षण मिलेगा। अगर वो किस स्थिति पर? आर्थिक रूप से कैसा है? वो पिछड़ा हुआ है तो। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि आपकी सोच क्या हो गई है कि बस एक चीज सोचते हो कि 10% आरक्षण दिया, किसको दिया है? ये सिर्फ जो जनरल वर्ग है उसको दिया है। ये जनरल वर्ग को नहीं, सभी वर्गों को दिया गया है। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। तो अपन अब बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। कौन से अनुच्छेद की? तो अनुच्छेद 16 की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना जो अनुच्छेद 16 है वो किससे संबंधित है? तो वो सामाजिक आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक आरक्षण से। ठीक है, तो अच्छे से समझना कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 16 है उसमें क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया है कि भाई प्रत्येक नागरिक को राज्य सेवा, प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, राज्य के अधीन सेवा है, उनमें नियोजन व नियुक्ति के अवसर की क्या होगी? समानता होगी। अवसर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16 में तो किसकी बात कर रहे थे अपन कि अनुच्छेद 16 में सिर्फ लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि 16 में क्या लिखा है, डायरेक्ट स्टार्ट होता है 16(1). लेकिन अगर बात करें कि भाई जो अनुच्छेद 16 के 6 भाग है उनमें निचोड़ किसका है? तो उसमें निचोड़ है सामाजिक आरक्षण का। किसका निचोड़ है? सामाजिक आरक्षण का। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(1) है, इसमें यही बात की गई है कि जो प्रत्येक नागरिक है उसको राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनमें नियोजन में नियुक्ति की क्या होगी? नियुक्ति के अवसर की समानता होगी। यानी सभी को नियुक्ति और नियोजन में क्या? समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और ये कौन करेगा? ये राज्य करेगा। ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 16(2) की कि भाई 16(2) में क्या है? तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में, किसमें? लोक नियोजन के क्षेत्र में। कहां पर? लोक नियोजन के क्षेत्र में। ठीक है, लोक नियोजन के क्षेत्र में जो अपन ने अनुच्छेद 15 पढ़ा था और उसमें 5 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश,
जन्म स्थान, 5 चीज ये पढ़ी थी, ठीक है। ये और 2 चीजें और जोड़ी, कौन कौन सी जोड़ी, एक तो उद्भव और एक निवास स्थान। क्या जोड़ा, निवास स्थान। इसके आधार पर समान अवसर प्राप्त प्रदान किए जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पर, लोक नियोजन के क्षेत्र में। कहाँ पर, लोक नियोजन के क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, उद्भव, निवास स्थान, इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये बात कही गई है 16(2) में, ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 16(3) की। 16(3) में क्या कहा गया है, तो 16(3) में ये कहा गया है कि भाई जो राज्य है वो क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, जो निवास स्थान है, इस पर विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन इस पर जो नियम, जो कानून बनेंगे वो क्या, कौन बनाएगा, सिर्फ संसद ही बनाएगी। कौन बनाएगा, सिर्फ संसद ही। कौन, सिर्फ संसद ही इस पर नियम कानून बना सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि जो 16(3) था उसमें यही बात की गई कि भाई राज्य वो निवास स्थान पर विशेष प्रावधान कर सकता है और संसद उस पर कानून बनाएगी। कौन नहीं बना सकता, और कोई नहीं बना सकता, केवल संसद उन पर कानून बना सकती है। अब निवास स्थान से आप क्या समझे, कि ध्यान देना कि निवास स्थान क्या है, कि जैसे भी गरीब है उसके लिए आप किसकी व्यवस्था कर रहे हो, उसको घर बना के दे रहे हो, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आएगी कि निवास स्थान के अंदर क्या कर रहा है, विशेष प्रावधान कर रहा है राज्य, यानी गरीबों को क्या दे रहा है, घर दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, निवास स्थान क्या होगा, घर ही होगा, ठीक। ये बात कही गई थी कौन से अनुच्छेद में, 16(3) में, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 16(4) की। किसकी बात आती है, 16(4) की। तो ध्यान रखना कि 16(4) में क्या है, तो 16(4) में क्या कहा गया है कि नागरिकों को पिछड़ेपन के आधार पर, कैसे, पिछड़ेपन के आधार पर अगर राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी कि अपन इसको अगर अपनी लैंग्वेज में समझे तो भाई राज्य सरकार है, राज्य की सरकार के अंदर नौकरियां हैं, नौकरियां दी गई है, लेकिन कोई ऐसा विशेष वर्ग है, यानी कोई ऐसा विशेष वर्ग है जिसको क्या है कि नौकरियां नहीं मिल रही पर्याप्त, या कह सकते हैं अपन उनको कि उनका कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं है इतने, तो इस संदर्भ में राज्य क्या है कि विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि उनको आप आरक्षण दे सकते हो। ये बात कही गई 16(4) में। तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि राज्य के अधीन, कहाँ पर, राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में, कहाँ पर, सेवाओं में क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। कैसे, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रावधान कर सकता है, और क्या, आरक्षण दे सकता है कोई विशेष वर्ग को, ठीक है। ये बात कही गई कहाँ पर, अनुच्छेद 16(4) में, ठीक है। 16(4) में ये बात कही गई कि भाई कोई ऐसा वर्ग है जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है राज्य के अधीन सेवाओं में, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। ये बात कही गई अनुच्छेद 16(4) में। अब एक चीज समझना कि ST SC वाले क्या सोचते हैं कि भाई हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना हो सकता है। जो आरक्षण की बात चलती है और ये आप सुनते हो कि भाई 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया, ये किस चीज की बात होती है, ये बात होती है कि जो राज्यसभा और लोकसभा में सीटें हैं ना, उनमें जो आरक्षण मिला हुआ है उसके बारे में। आपका शैक्षणिक जो आरक्षण मिला हुआ है ना तो कभी खत्म होगा, ना तो हुआ है ना होगा, क्योंकि ये जो हमारा मूल संविधान बना था ना तभी से है, यानी कि जन्म से है ये आपके से, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस चीज की आप टेंशन मत करो कि हमारा जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना विशेष कि कभी भी जो ST SC का आरक्षण है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। और अपन अब बात करें कि भाई OBC के आरक्षण की, OBC के आरक्षण की अपन बात करते हैं, तो ध्यान देना कि OBC के आरक्षण की व्यवस्था कब से की गई, कहाँ से आई, इन सब चीजों को अपन समझते हैं। OBC के आरक्षण, ये सब अनुच्छेद जो 16(4) है ना इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो OBC के आरक्षण की बात करें तो OBC के जो आरक्षण दिया गया, पहले इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, अदर बैकवर्ड कास्ट,
बहुत से तो ऐसे हैं ओबीसी के कैंडिडेट जिनको ये नहीं पता होता कि ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका हिंदी अर्थ होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी अन्य यानी अदर, पिछड़ा यानी कि बैकवर्ड, कास्ट यानी कि वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो ओबीसी का आरक्षण है इसके संदर्भ में सर्वप्रथम 1953 में, कब, 1953 में कौन, काका कालेलकर, काका कालेलकर, कालेलकर समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, कब दी, सॉरी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और इसके बाद ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में ही एक और 1979 में एक कमेटी गठित की गई, उसका नाम था मंडल, ठीक है, मंडल समिति गठित की गई थी, ठीक है। और इस मंडल समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में दी थी, कब दी थी, 1980 में दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। और इन रिपोर्टों के माध्यम से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कब, 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की या फिर आरक्षण दिया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कब, 1953 में तो फर्स्ट बार काका कालेलकर समिति आई, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और उसके बाद 1979 आई और कौन सी समिति, मंडल समिति, और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। इन रिपोर्टों के आधार पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और उसने 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। तो यहाँ से भी ध्यान रखना, किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा, कोई समिति दे देगा, 3 समिति दे दी कि भाई काका कालेलकर समिति, मंडल समिति, और एक दे दी कोई सी समिति, और एक दे दी इनमें से कोई नहीं। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई ओबीसी आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सी समिति नहीं है, तो कौन सी नहीं आएगी, यानी दोनों तो है, तीसरी नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना, काका कालेलकर समिति और मंडल समिति, ठीक है। और अपन से पूछा जाए कि भाई किस सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया था, तो ये दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, ठीक है। तो ये तो ओबीसी की आरक्षण से संबंधित था, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, 1990 में जैसे ही आरक्षण दिया ना, तो 1992 में, कब, 1992 में एक महिला थी, क्या नाम था उसका, इंदिरा शाहानी, और इसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें याचिका लगा दी। तो किस लिए लगाई कि भाई ओबीसी को आपने आरक्षण किस आधार पर दिया, क्यों दिया आरक्षण, तो जो जवाब आता है किसका, जो हमारी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो 16 नवंबर को, कब, 16 नवंबर 1992 को, 16 नवंबर 1992 को जवाब देती है। और जवाब में क्या बात बताती है, वो पहला तो ये देती है कि ये जो आरक्षण दिया गया है वो वैध है। भाई वैध है तो वैध क्यों है, क्योंकि ये जो आरक्षण दिया गया है वो किस आधार पर दिया है, सामाजिक व शैक्षणिक किस आधार पर दिया है, शैक्षणिक आधार पर दिया है ना, पिछड़ेपन के, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। और ये क्या होता है, पिछड़ेपन के आधार पर, और ये क्या होता है, एक वैध होता है, इसलिए आरक्षण दिया गया है, किस आधार पर दिया है, तो ये दिया है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। और ऐसा हम कर सकते हैं, ये हमने संविधान में लिखा है कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो इसलिए इसको वैध माना। और क्या कहा उन्होंने कि अगर ये कैसा होता, अगर ये आर्थिक आधार पर होता, किस आधार पर, आर्थिक आधार पर होता, तो ये क्या था, एक असंवैधानिक होता। कैसा होता, असंवैधानिक, क्योंकि इसका संवैधानिक होता, क्यों होता, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हमने संविधान में उल्लेख कब किया है इसका, तो ये किया था हमने 103 बार जो संविधान संशोधन किया था हमने 2019 का, उसमें ये प्रावधान किया था। इसलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे कि आर्थिक आधार पर ये कैसा था उस टाइम पे, असंवैधानिक था, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, जो न्यायालय थी हमारी, वो एक चीज और कहा, उसने क्या कहा, ये जो आरक्षण मिलेगा ना, वो सिर्फ किनको मिलेगा, वो सिर्फ नॉन क्रीमियर लेयर को मिलेगा, जबकि जो क्रीमियर लेयर है उनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा।
किनको नहीं मिलेगा, क्रीमियर लेयर। भाई क्रीमियर लेयर और नॉन क्रीमियर लेयर, तो इसका भी कोई ना कोई तो डिसाइड किया होगा कि भाई कौन तो क्रीमियर लेयर के अंदर आएगा और कौन इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो क्रीमियर लेयर और नॉन क्रीमियर लेयर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसके लिए भी जरूरत पड़ी एक समिति की। और 1993 में, कब, 1993 में एक रामानंद समिति का गठन किया। और जो रामानंद समिति थी, इसने क्या कहा, इसने गठन करके कहा कि भाई जो 8 लाख जिसकी सालाना इनकम है वो क्रीमियर लेयर के अंदर नहीं आएगा, सॉरी क्रीमियर लेयर के अंदर आएगा, वो नॉन क्रीमियर लेयर में नहीं जाएगा। क्या कि जिसकी 8 लाख इनकम है सालाना, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और वो किस में जाएगा, क्रीमियर लेयर में। ठीक है, एक चीज तो ये कही गई कि 8 लाख जिसकी आय है वो इसमें नहीं जाएगा। और एक आधार और रखा, वो आधार क्या रखा कि भाई आर्थिक रूप से अगर समृद्ध व्यक्ति है तो उसको भी ये आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका एक रखा पद, और किसी को उच्च पद मिला हुआ है तो वो भी किस में नहीं आएगा, क्रीमियर लेयर में आएगा, नॉन क्रीमियर में नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का 2 आधार थे, तो ये भी ध्यान रखना कि भाई क्रीमियर लेयर में कौन आता है और नॉन क्रीमियर लेयर में कौन आता है। और आरक्षण सिर्फ किनको है, तो वो है क्रीमियर नॉन क्रीमियर लेयर को। ठीक है, इस चीज़ को भी अच्छे से आप ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं आगे की। ठीक है, यानी कि 16/4 ये कंप्लीट हुआ हमारा। 16/4 में ये बातें लिखी गई ओबीसी के आरक्षण से संबंधित, और कि भाई कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, इन चीज़ों का बात की 16/4 में। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16/5 की। अनुच्छेद 16/5 की, तो ये किसे सब, सॉरी 16/5 की, हाँ 16/5 की। ठीक है, 16/4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। 16/5 की अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था 1605 में कि भाई कोई भी धर्म है, या फिर धर्म के बाद बात करें अपन, कोई भी वर्ग है तो उसके प्रशासनिक, क्या, उसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व है, वो जरूरी नहीं है कि उसी धर्म या उसी वर्ग के व्यक्ति को दिया जाए। यानी कि वो किसी भी धर्म या फिर जो प्रशासनिक यानी कोई भी वर्ग है उसके व्यक्ति को दिया जा सकता है। यानी कि समझना कैसे, इसी को समझना। जैसे भी भाई वो महिला आयोग है, क्या जरूरी है महिला आयोग का अध्यक्ष है वो महिला ही हो, जरूरी नहीं है, उसका व्यक्ति भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है उसका अध्यक्ष। तो ये चीज कहाँ से है, ये 16/5 से ही है कि भाई इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई कोई भी धर्म या फिर वर्ग है कि कोई संस्था है, उसका जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व है वो जरूरी नहीं है कि उसी धर्म या फिर उसी वर्ग के व्यक्ति को दिया जाए। यानी कि महिला आयोग है तो उसका अध्यक्ष पुरुष भी हो सकता है, इस चीज का निर्धारण इसी में किया गया। जैसे अब एक चीज और ले लो एग्जांपल, जैसे कोई ST SC का कोई आयोग बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ST SC का एक व्यक्ति उस आयोग का अध्यक्ष हो, है ना, उसमें वही व्यक्ति हो, अदर जो है उसका भी वो हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें अपन आगे अनुच्छेद 16(6) की, किसकी बात करें, अनुच्छेद 16(6) की। तो अनुच्छेद 16(6) में क्या है कि अनुच्छेद 5 में तो धर्म वर्ग इसके आधार पर हो गया, और जो अनुच्छेद 16(6) था इसमें क्या बात आई, तो इसमें बात आई कि भाई जो हमने अनुच्छेद 15(6) पढ़ा था, इसके अंतर्गत जो 103वां संविधान संशोधन था 2019 का, जो बातें थी वही सेम इसी में थी, रिपीट थी, है ना। कि 16(6) में भी यही प्रावधान किया गया कि भाई जो आर्थिक आधार है इस पर हम आरक्षण दे सकते हैं, विशेष प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार, और जो अभी 10% जो आरक्षण दिया गया है वो भी इसी के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो 16 है तो कंप्लीट होता है अनुच्छेद। अब अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 17 की। तो ध्यान देना अनुच्छेद 17 में क्या है, जो अनुच्छेद 17 है इसमें बात की गई है अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत, अस्पृश्यता का अंत, समझे इसका, यानी जो छुआछूत जिसको अपन कहते हैं छुआछूत, क्या, छुआछूत, ये सब चीज इसी के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि जो ऐसी कास्ट है उनके साथ ये चीज ऐसे अस्पृश्यता है इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और 1955 में एक कानून बनाया गया था, क्या कानून बनाया गया था कि भाई
इनके इनके खिलाफ जैसे भी कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर छुआछूत ऐसी हरकत की जाती है तो उसको क्या डायरेक्ट ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि भाई कोर्ट में मामला भी गया कि कई बार क्या है कि व्यक्ति कोई भी छोटी मोटी बात होती है उसमें ये केस लगा देता है छुआछूत वाला, और चाहे अगला क्या है कि अगला निर्दोष है फिर भी उसको क्या सजा मिल जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि यह क्या गलत नहीं हो रहा, तो इस संदर्भ में उसने एक 2018 में 2018 में एक अधिनियम लेकर आई और उसमें ये बात कही गई कि पहले तो क्या करोगे, आप जांच करोगे कि जो उसने केस किया उसकी जांच करोगे, और अगर जांच में वो जो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो अगर साबित हो जाता है तो साबित होने के बाद ही आप क्या करोगे, उसको गिरफ्तार करोगे। कब गिरफ्तार करोगे, जब उस पर जो जुर्म लगाया गया है और वो साबित हो जाता है उसके बाद आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ये प्रावधान किया गया 2018 में। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो प्रावधान किया गया था ये प्रावधान तो सही था, लेकिन क्या है कि लोग है ना, लोग वो पता नहीं उनकी सोच ही क्या है। आरक्षण से तक का कोई मतलब नहीं है, ये तो कहा गया है अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको क्यों सजा मिले यार ना, ये बात थी इसमें। लेकिन क्या हमारे नेता होते ही ऐसे हैं, वो जनता को बहका देते हैं और जनता बहक जाती है, सड़कों पे आ जाती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी और जनता सड़कों पे आ गई, और इसको थोड़े दिन बाद ही जो 2019 में वापस हाईकोर्ट ने ले लिया, वापस मतलब समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अपना जो लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 उसकी, सॉरी हाँ अनुच्छेद 18, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में कि भाई कोई राज्य सरकार है वो सिर्फ शैक्षणिक और सैन्य सेवाओं में ही क्या दे सकती है, उपाधि दे सकती है। क्या दे सकती है, उपाधि। अन्य किसी भी स्थिति में उपाधि नहीं दी जाएगी। सिर्फ कहाँ पर दी जाएगी, शैक्षणिक और सैन्य व्यवस्थाओं में ही क्या कर सकते हो, आप उपाधि दे सकते हो। अन्य किसी भी स्थिति में आप उपाधि नहीं दे सकते। और इसके लिए 3 उसने प्रावधान भी किए कि भाई अगर कोई राज्य का व्यक्ति है, नागरिक है, राज्य का कोई नागरिक है और वो किसी दूसरे देश से, किसी अन्य देश से क्या ग्रहण नहीं कर सकता, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ कही गई। और दूसरी क्या कि भाई जो भारत का नागरिक है वो राज्य के अधीन सेवाओं से भी, राज्य के अधीन किसी सेवा में है और उसे कोई उपाधि दी जाती है तो वो पहले क्या करेगा, वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। यानी कि राष्ट्रपति को उसको बतानी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। और तीसरी बात क्या कि भाई जो नागरिक है वो विदेश में है, कहाँ पर, विदेश में है, और उसे कोई विदेशी उपाधि वगैरह दे रहे हैं तो उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर उसको करनी है तो वो क्या करेगा, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा इस चीज़ की, है ना, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देगा इस बात की। तो ये 3 चीज़ कही गई कि भाई शैक्षणिक सैन्य में तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी और संदर्भ में आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि भाई जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, तो ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आते। ये स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 18 में। और क्या कहा गया है कि ये क्या है, ये एक सम्मान है। क्या है, ये सिर्फ सम्मान है, ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये अनुच्छेद 18 में स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई अनुच्छेद 18 की। आपको समझ में आया या नहीं आया, इस चीज़ का आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।